हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम डेवलपमेंट्स पर। मरियम नवाज और आर्मी चीफ के बाद नवाज शरीफ भी मैदान में। पीटीआई को सख्त वार्निंग दे दी। लॉन्ग मार्च धरनों पर पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाजत नहीं दी जाएगी। मसनूई सियासी बहरान पैदा करने की कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। नवाज शरीफ का दो टोक ऐलान, इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा बलूचिस्तान में पंजाबियों का कत्ले आम जारी। बारखान में पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 7 अफराद को शनाख्ती कार्ड देकर गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। रियासती इदारे ये सिलसिला कब रुकवा पाएंगे? और हुकूमत ने नेप्रा में तनख्वाहों के इजाफे का नोटिस ले लिया। नेप्रा हुकाम से वजाहत भी तलब कर ली, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर फैसल वावडा। थैंक यू सो मच फैसल फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू फैसल, आगाज इसी से करते हैं। आप भी एक अरसे से कह रहे हैं कि पीटीआई में जो है उखाड़ पिछाड़ का सिलसिला जो है वो जारी है, धड़ेबंदी जो है वो हो रही है। लेकिन अब तो ये एक एक्सट्रीम लेवल जो है वो इख्तियार कर गई है। वही करप्शन और टाउट होने के इल्जाम जो पीटीआई अपने मुखालिफों पे लगाती थी, अब वो पीटीआई के अंदर क़यादत जो है वो एक दूसरे पर लगा रही है। तो कहाँ ये सिलसिला जाता हुआ देख रहे हैं आप? बहुत शुक्रिया अभी आपका। देखिए, मैंने आपके प्रोग्राम में और बाकियों को भी बहुत पहले बताया था कि तोड़ फोड़ होगी और फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा। और अभी भी आपसे कह रहा हूँ कि एक और फॉरवर्ड ब्लॉक पुराने शहरों का सामने आएगा, विजन भी आएगा। और चोरी तो आज नई चीज नहीं है। पहले ये फंड रेजिंग में चोरी करते थे, अपने घर चलाते थे, तो वो भी मैंने कहा, कल मुझे याद है, मैं शागिद साहब को भी आपके साथ किया और आपके शो से भी कहा है। और जो केपीके में करप्शन का बाजार गर्म है, 75 करोड़ रुपए तो खुद केपीके का सीएम कह रहे हैं कि मैंने लगाए हैं। तो उससे पूछे, भाई तेरे बाप के अकाउंट में जगह आई थी, कितने प्लॉट बेचे? एक प्लॉट किसी ने और बिका है। अब वो कह रहा है मैंने कर्जा लिया है, तो कर्जा लेके कर्जा वापस कैसे हो गया है? एसिड बियॉन्ड मीन का केस बनता है क्योंकि गवर्नमेंट उसको बचाना चाहती है कि वो सर्विस दे रहा है गवर्नमेंट को। तो वो गलत चीज है, लेकिन मुझे वो नजर नहीं आ रहे बहुत ज्यादा देर तक। वो भी इस बात पे मैं अपनी कायम। जी फैसल, आपको आवाज सही आ रही है मेरी? जी मुझे आ रही है। जी अच्छा, ये अली अमीन की मैं स्पेसिफिकली बात कर लूँ आपसे कि उनके गिर्द जो घेरा है वो ऐसा लग रहा है कि तंग हो रहा है। और बुशरा बीबी भी सुनने में आ रहा है कि उनसे नाराज हैं। फिर हमने देखा कि उनको केपी पार्टी सतारत से जो है वहाँ से भी हटा दिया गया और कहा जा रहा है शायद सीएमशिप भी पता नहीं वो अपनी बचा सके। यानी ऐसी खबरें तो आ रही हैं, लेकिन फिर दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है और इस किस्म की खबरें भी सुनने में आती हैं कि जो बैकडोर राब्ते हैं वो भी अली अमीन के थ्रू ही होकर जाते हैं। तो क्या स्टेटस क्या है इस वक्त अली अमीन का पार्टी में? देखिए जी, मैं आप लोग ना मुझे अपनी सैलरी देते हैं, ना आप लोग अपनी मुझे कुर्सी देते हैं, ना आप लोग मुझे अपना फेम देते हैं। मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ भाई, मुझे नहीं आ रहा है देने को तैयार है। आप राजी हो जाए तो हम देने को तैयार हैं। और करप्शन का बाजार गर्म है। आप खुद जाके वहाँ चेक कर लें, सारे सूबों को चेक कर लें, सारे दूध की नहरें जो बाहर हैं उनको चेक करके कंपैरिजन कर लें। और तीसरी चीज ये कि आज तो करप्शन का मैं नहीं कह रहा, इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं, उनकी बहन के व्हाट्सएप फ्लैक्स बता रहे हैं बैरून मुल्क अंदरूनी मुल्क किस तरह पैसे बता रहे हैं, कौन घर खरीद रहा है, कौन यॉट खरीद रहा है, कहाँ से इनके घर है, कहाँ से कॉम्प्रोमाइज पीटीआई जो चल रही है। देखिए, आप पीटीआई के अंदर सिर्फ मुनाफिक, बेईमान, चोर, नकारा, झूठा, कॉम्प्रोमाइज, पैर पड़ने वाला, अंडरस्टैंडिंग से तरमीमी बिल को पास कराने वाला भी मौजूद है। और भरपूर तरीके से जामिन है पीटीआई नून लीग की गवर्नमेंट की, और भरपूर तरीके से नून लीग साहब मिल के वो इमरान खान साहब को जेल में रख रही है, कामयाबी से रख रही है और आगे भी रखेगी और वो जेल में ही रहेगी। जी फैसल, बहुत शुक्रिया आपका सर। आपने जाएंगे अभी आपने हमें 3 चीज़ों की बात की। आपने कहा मैं आपसे कोई ये कुर्सी, सैलरी, तनख्वाह या स्क्रीन। सर जी हाजिर, आप हमसे ज्यादा रेटिंग लेंगे, ज्यादा देखे भी जाएंगे, कंटेंट भी आपके पास ज्यादा वो है। सर ये मैदान नहीं की कभी भी। मैंने तो ये कहा ना आप लोग मुझे सैलरी शेयर देते हैं, ना कुर्सी, ना शोहरत। ये तीनों चीजें हम सर देने को तैयार हैं, मैंने ये कहा है सर जी। सर अच्छा सर, ये अभी आपने बात की जो हम देख रहे हैं, ये चीज़ें आप पहले से भी कह रहे थे कि पार्टी के अंदर डिवीजन होगी, लड़ाई झगड़े होंगे। और ये अगर पीटीआई कहती थी कि एस्टेब्लिशमेंट ने कुछ ऐसे लोग पीटीआई के अंदर छोड़े हुए जो ये लड़ाई कराएंगे, फटे करवाएंगे और पार्टी को कमज़ोर करेंगे। तो आप समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की हिकमत अमली कामयाब रही है? पीटीआई अब आपस में लड़ रही है, डांग सोटा, गाली गलोच, ट्विटर, सोशल मीडिया, मतलब ऐसी बदतरीन लड़ाई तो कभी किसी पार्टी में हमने नहीं देखी। सो एस्टेब्लिशमेंट अगर आप एस्टेब्लिशमेंट को इल्जाम
लगाएगी अगर लोग पीटीआई वाले जी, तो फिर तो सारी जमहूरी पार्टियां और जमहूरी लोग जो है वो एक ही धरती और एक ही खाद और एक ही पानी और एक ही मिट्टी से उगे हुए, तो मैं कौन शक्ल दिखाने के काबिल रहेगा? कोई है कुदरती तौर पे अपने आप में जमहूरी? अच्छा, दूसरा ये है कि कोई खबरें आ रही थी कि जनाब के खान साहब पे कोई नया केस, नया स्कैंडल को मुकदमा भी बनाया जा रहा है और उनको उसमें लाया जा रहा है। मैंने कहा मुनीफ फ़ारूक साहब की ये खबर को कोट किया जा रहा था। मुनीफ फ़ारूक साहब के पास भी अंदर की खबरें होती हैं, तो आपके पास भी कोई इसकी कोई उड़ती पहुंची है सर खबर कोई? रो भाई, मैंने ये बात भी आप ही के शो को बताई थी, आर्काइव से निकाल के आपकी टीम पे दे दे। मैंने कहा था पहले इन केसेस से निजात दिलवाने, तो ऊपर इंसान केसेस है, इसके अलावा भी बहुत सारे केसेस है। तो खान साहब पे बनने वाले नए केसेस, सब चीजें फिर देखिए, जब बुरा वक्त चल रहा होता है और इंसान तेजी के वक्त में सोचता नहीं कि बुरा वक्त आए। अच्छा, तेजी का वक्त चला गया, बुरा वक्त शुरू हो गया, तो जो तेजी के काम है वो सब सामने तो आएंगे अब। अच्छा, जुनैद अकबर साहब जो हैं वो लगता है ये है कि कोई आपसे बड़े मुतासिर हैं, तो अब उनके और आपकी गुफ्तगू बड़ी मतलब सिमिलर होना शुरू हो गया। आप तो बहुत पहले से कह रहे थे। आज मसला उन्होंने नदीम मलिक साहब के शो में कहा कि पार्टी में बहुत सारे लोग मुफ्त खो रहे हैं, तो आप भी यही बात कहते थे मिलते जुलते कि पार्टी के अंदर ऐसे लोग हैं जो पार्टी को नुकसान दे रहे हैं, वो भी यही बात कह रहे हैं। प्लस जो अहम चीज़ उन्होंने कही है सर, वो कहते हैं बानी पीटीआई को अपनी गलतियों का एहसास है, अपनी गलतियों का हम खिमियाजा भी भुगत रहे हैं। तो सर ये जुनैद अकबर साहब कह रहे हैं कि बानी चेयरमैन को अपनी गलतियों का एहसास है, आपको भी लगता है कि उनको कोई एहसास है? आप तो बहुत अरसे से कह रहे हैं। जुनैद अकबर एक मुखलिस वर्कर है इमरान खान साहब का, पुराना आदमी है, गैरतमंद आदमी है। 3, 4, 6 महीने में रिजाइन करके वो भी चला जाएगा, क्योंकि उसको फेल करने के लिए इक़्तिदार वाली पीटीआई खड़ी है उसका रास्ता रोकने की। और जब वो फेल हो जाएगा तो वो उस किस्म का आदमी नहीं है कि वो बैठा रहे उसके ऊपर। जो अच्छा आदमी है हम तो उसको अच्छा कहेंगे, चाहे उससे हमारी दुश्मनी भी हो जाए, लड़ाई भी हो जाए, तभी उसको अच्छा कहेंगे। तो वो भी 2, 4, 6 महीने ट्राई करेगा, उसको ये खुद फेल करेंगे पीटीआई वाले, क्योंकि ये चाहते हैं खान साहब इस जहन्नुम की, इस जेल की आग में रहे और ये सियासत करें। अगर वो मकसूद के तौर पर बाहर आ गए तो ये सब कहाँ जाएंगे? उनको तो घर वाले नहीं पहचानते। अच्छा, आप सर बार बार कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर से नए ग्रुप्स आएंगे, इतने निकलेंगे कि गिने भी नहीं जाएंगे। तो शेर अफजल मरवत साहब को जिस तरह पार्टी से निकाला गया और जिस तरह वो खड़े हो गए, डिफेंस उन्होंने दिखाई है, तो आपको लगता है कि अगर पार्टी के अंदर भी उनको बहुत सारी सपोर्ट मिली है, सोशल मीडिया पर भी मिली है, जो खान साहब माजी में करते थे वो लोगों को निकालते थे तो कोई नहीं खड़ा होता था, तो शेर अफजल के हवाले से तो डिफरेंट केस हुआ है। तो आपको लग रहा है जो नया ग्रुप की बात होती है, नई हकीकी बात आप भी करते हैं, तो शेर अफजल साहब जो है पोटेंशियल कैंडिडेट है? मैंने आपको ये भी बताया था कि मरवत भी बहुत ज्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि तगड़ा आदमी है, क्राउड पुलर है, लंच है, खड़ा होने वाला आदमी है। मुझे तो ऐसे लोग पसंद है, आप जैसे लोग, हम जैसे सरकरे जो है सरकरे को पसंद करते हैं। तो वो अपनी जगह छोड़ेगा नहीं, किसी के बाप की पार्टी थोड़ी है, और वो खड़ा रहेगा अपनी जगह के, उसके साथ वर्कर्स है और वो सही काम कर रहे हैं। और जहां हमारी जरूरत मुख्य गाली रात और घंटे की चाहिए होगी, हम भी उसको प्रोवाइड करेंगे, हम भी उसका अपनी कैपेसिटी में खड़े होंगे। मतलब आप उनको शेर अफजल मरवत के साथ कोई अलायंस, अनअनाउंस्ड अलायंस आपका भी होगा उनके साथ? मेरा तो पाकिस्तान सभी के साथ अनअनाउंस्ड अलायंस है। लोग नफरत भी करते हैं और प्यार भी करते हैं, मजबूरी का नाम ही जिंदगी है। अच्छा, दूसरा हम सर देख रहे हैं कि इस वक्त मरियम नवाज साहब 1 साल के बाद उन्होंने जलसे शुरू किए हैं जस्ट टू शो हर पॉपुलैरिटी इन द मासेस, या उन्होंने इमरान खान साहब को वो भी टारगेट कर रही हैं, नवाज शरीफ साहब ने भी किया है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये उनको एक न्यू फाउंड कॉन्फिडेंस है उनमें, क्योंकि 1 साल तो बड़े डिफेंसिव थे कि इल्ज़ामात लगते थे चोरी के इलेक्शन हैं, गलत हैं, स्टील किया, लोगों को मार धाड़ की, तो वो 1 साल तो वो नज़र नहीं है। लेकिन अब 1 साल के बाद उन्होंने फ्रंट फुट पे आके अग्रेशन के साथ खान साहब पे उन्होंने अटैक्स करने शुरू किए हैं। सर आपको कैसे लगता है वो? सर मुझे ऐसे ही लगता है जैसे आपने बात की, और इतने लगने पे मैं इतनी ही बात करना पसंद करूंगा। अच्छा सर जी, थोड़ा सा एक और साइड पे आ जाते हैं। ये तो आपकी पॉलिटिकल साइड से, आप दूसरी साइड पे भी मतलब महाज आपने भी 8-10 एक साथ खोले हुए होते हैं। आप कमेटी के सरबराह हैं सर, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी जो है, आप उसके भी सरबराह हैं सर। उसमें आपने एक वो किया है, एक स्कैंडल लेके आए हैं सर कराची पोर्ट का। जरा ये बताएं कि आपने कहा कि 5 बिलियन की प्रॉपर्टी थी और 40 बिलियन में, सॉरी 40 बिलियन की प्रॉपर्टी 5 अरब में बेच दी गई कराची में, कराची पोर्ट में। सर ये क्या स्टोरी है सर? तो देखिए 2-3 हिस्से। एक तो ये कि ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो 500 एकड़ है जी,
ये 10 लाख रुपए एकड़ दी गई है। अच्छा। और इसकी ऑफिशियल वैल्यू पोर्ट कासिम के हिसाब से 4 करोड़ रुपए पर एकड़ है, और इसकी मार्केट वैल्यू 8 से 10 करोड़ रुपए एकड़ है। और ये भी उधार पे, डेफर्ड पेमेंट पे दी है, तो ऐसा नहीं कि नकदी दे दी हो। कि 10 साल से हीले जूले जो भी ड्रामे कर रहे थे, कोर्ट कचहरी हो रही थी, और कोर्ट कचहरी की आड़ में इसको सेटल किया है 10 लाख रुपए एकड़ की, यानी कि 5 अरब भी आपको मिलेंगे 3, 4, 5 साल बाद, 2 साल बाद। और है उसकी आज की कीमत 50 अरब रुपए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि पीटीआई के दौरान में एक और नई चीज आपको बताऊं कि अली जैदी साहब ने $330 मिलियन रुपीज में कन्वर्ट करा के बैंक में रखी है, और इन्फ्लेशन को अगर आप कैलकुलेट करें तो वो आपका $700 मिलियन होने चाहिए थे, कम वॉट प्लस माइनस। और जो $5 की हेजिंग हो रही थी क्यूबिक यार्ड की, वो आज $15 में होगी। तो वहां डॉलर में हमें डबल से ज्यादा नुकसान पहुंचा है, और हेजिंग में ट्रिपल का नुकसान पहुंचा है। तो अरबों रुपए का वो भी भट्टा बिठा गया, अरबों रुपए का ये भी भट्टा बैठ गया। इसमें मैंने बड़ा क्लियर किया कि जो मिनिस्टर और सेक्रेटरी वो इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि मैं सियासत नहीं कर रहा। जो चीफ हम सबको बताया कि पाकिस्तान पहले है, सियासत बाद में है, तो वरना सियासत अगर मैं कर रहा तो रगड़ के रख देता। लेकिन ये केस बड़ा ओपन एंड शट केस है, लेकिन आज तो किसी को कुछ नहीं पता था, सबने ही मुझे कहा। लेकिन पूरी वजारत मेरे साथ खड़ी है, पूरी मेरी कमेटी मेरे साथ खड़ी है, और मैंने उस पर कहा है कि इसको रिवर्स करें, सारी जमीनों को फ्रीज करें, जो समझौते हुए हैं उनको दिखाएं, जो क्लीन प्रॉपर्टी है उसको एक तरफ करें, जो लिटिगेशन में वो हमारे हवाले करें, वो भी इंशाल्लाह लिटिगेशन से खत्म कराएंगे, और जो कब्जा हुआ है वो भी हमें दे दें। ऐसे हमने बहुत सारी चीजें पहले भी की है, वो भी हम करेंगे। और SIFC को ये ट्रांसफर करते सारी प्रॉपर्टियां, ताकि डॉलर्स में हमें पेमेंट्स मिले, क्योंकि हम तो इस वजारत से पूरे मुल्क में कर्जा आधे ज्यादा उतार सकते हैं। अरे सर जी, ये जो आप बता रहे हैं, इतने ये माइंड बॉगलिंग फैक्ट्स बता रहे हैं, स्कैंडल बता रहे हैं, ये कौन सी पार्टी थी सर जिनको 5 अरब में बेची गई है, फिर उनको किस्तों में दी गई है, डेफर बेसिस पेमेंट पे की गई है, और इतनी फैसला किसने किया, कौन सी अथॉरिटी थी, और बेनिफिशियरी कौन है सर? आपने तो यकीनी तौर पर इसको पूरा देखा होगा। सर मैंने पीर को पहला जवाब मांगा, मेरा तो होमवर्क तैयार है, नाम अता पता सब कुछ मुझे पता है, ठीक है जी। लेकिन मैं मैच कर सकता हूँ कितनी है, क्योंकि ये मैं क्लियर आपको बता सकता हूँ कि आज का नून लीग का जो मिनिस्टर कैसर शेख साहब, उनकी इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है, सेक्रेटरी की नहीं है, चेयरमैन पोर्ट कासिम अभी नए अपॉइंट हुए। तो जो जिन्होंने इसके अंदर किए हेरा फेरी, उनको तो मैं नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो मीन के हों, काफ के हों, नून के हों, PTI के हों, अतरंग हो, पतरंग हो, ठीक पे साथ दूंगा और गलत पे गिरबान पकड़ेंगे। मेरा बहुत सीधा था। आप अगर ये कह रहे हैं कि इसमें मिनिस्टर इन्वॉल्व नहीं है, सेक्रेटरी इन्वॉल्व नहीं है, तो उसके बाद तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ही बच जाता है सर, टॉप पे तो वो बैठे हैं। फिर ये तो पीर के बाद अब चीजें एनरोल होना शुरू होंगी, या इसको आप इनकॉम्पिटेंस कह दें, नाअहली कह दें। अब जैसे टैंकर के ऊपर, डंपर के ऊपर भी कह रहे हैं लोग, सियासत कर रहे हैं कि डंपर भी फौज संभाल ले, पंजाब का नोगो या भी फौज संभाल ले, सिंध में जमील जमा साहब कह रहे हैं डाकुओं को, कच्चे को भी फौज संभाल ले, डॉलर भी फौज कर ले, इन्फ्लेशन भी फौज संभाल ले, SIFC को भी फौज संभाल ले, कुर्बानियां भी बॉर्डर में फौज को देते, और गालियां भी फौज को देते। ये तो नहीं चल सकता ना सर। और डंपर के लिए भी अकल की जरूरत है। डंपर, हमारे लीडर ने क्या जवाब दिए, आग लगा दे, जला दे डंपरों को। भाई पूरी दुनिया के अंदर आप ट्रेनिंग सेंटर लाइसेंसिंग करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, और 40 की स्पीड पे उसको लॉक कर देते हैं, ताकि डंपर का जो मोमेंटम है मेटल की वजह से वो 40 किलोमीटर पे ब्रेक कर सकता है। लेकिन अकल चाहिए इस चीज के लिए। आप कह रहे डंपर को जला दे, 40 पे लॉक कर दे। जो कोशिश चल रही है हाईवे के ऊपर 200 और 140 एक्सीडेंट करके उल्टी हो जाती है, चोटें कर जाती है, उनको आप 80 पे लॉक कर दे, कानून बना दे इसके ऊपर। और जो CNG की स्कूल वैन है उनको बैन कर दे, ताकि बच्चे आग में ना खुदा ना झुलस जाए। इसे कितने रॉकेट साइंस की जरूरत है आपको? तमाम के लिए, नकल के लिए भी अकल की जरूरत है। अगर अकल ही नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ? सर जी ये बताएं, अभी आपने कहा कि कैसर साहब हैं, ये शेख साहब जो मिनिस्टर हैं, उनको भी पता नहीं है, और ये सेक्रेटरी साहब को पता नहीं है। सर जितनी थोड़ी सी मैं समझा हूँ कि हम भी रिपोर्टिंग करते रहते हैं, आते जाते रहते हैं आपकी कमेटीज में,
तो बगैर इस प्रिंसिपल अकाउंटिंग अफसर के, वो जो आपका फेडरल सेक्रेटरी होता है, उसके बगैर तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती, अप्रूवल नहीं हो सकती। ये तो कैबिनेट तक के फैसले, कैबिनेट में गया होगा फिर ही होगा, या कराची पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी ये काम कर सकती है अकेले? सर, जो मिनिस्टर साहब ने जो मुझे बात बताई, हैरान कुन वो ये बात थी कि इसको फैसला बोर्ड करते। अब बोर्ड आप समझ लें कि मैंने कहा अपना रीस्ट्रक्चर करा दूंगा, बोर्ड को रेजोल्यूशन देने पड़ेंगे बोर्ड के अंदर। फैसल भी बोर्ड में भी तो बैठते हैं ना, बोर्ड में भी तो सेक्रेटरी बैठता है सर। मैं सारी आपकी बात काट रहा हूँ, बोर्ड में भी तो सेक्रेटरी बैठते हैं। कैसे हो सकता है कि सेक्रेटरी साहब जो हैं कि वो बोर्ड के मेंबर नहीं है, या उसमें मिनिस्टर साहब अगर मेंबर नहीं है तो सेक्रेटरी तो बैठते हैं। अगर बोर्ड ने अप्रूवल दी है इसकी करने की कराची पोर्ट ट्रस्ट ने, तो सेक्रेटरी साहब तो उसका हिस्सा होंगे। ये कैसे हो सकता है? पोर्ट कासिम, सॉरी सर, तो पोर्ट कासिम का भी उसका बोर्ड है, तो उसमें सेक्रेटरी शामिल होता है सर। सर देखिए, मैं तो आपको बता रहा हूँ जो मुझे बताया गया है, और मैं एग्री करता इस बात को कि मुझसे झूठी बोलेंगे दोनों, क्योंकि जो सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री का वो अच्छा आदमी है, तो अगर बोर्ड ने किया है तो बोर्ड में अगर आपने गोश्त काटने वाले को टेक्निकल कमेटी में डाल दिया है और टेक्निकल कमेटी को गोश्त काटने का काम दे दिया, और साइकिल वाले का जहाज उड़ाओ, जहाज वाले का है कि मोटरसाइकिल चलाओ, तो अगर ये अहलियत है और ये हमारी तरीकेकार है, हमारे वक्त का वजीर अली जैदी साहब डॉलर को कन्वर्ट करा देते रुपीज में, और डॉलर की मार डबल पड़ती है और ट्रेडिंग $5 में $15 में चली जाती है, तो ये तो इस पाकिस्तान से जितने आप नायर, जितने आप नालायक, जितने आप करप्ट, जितने आप घटिया होंगे, तो बड़े मनसब पर फाइज होंगे। तो पाकिस्तान की सियासत है, आपको पता नहीं है उसका, आपको नहीं। आप ये कह रहे हैं कि अली जैदी साहब ने डॉलर्स को कन्वर्ट करवा लिया था पाक रुपीज में, अगर मैं सही समझाऊं? देखिए सर, डॉलर का कन्वर्जन रुपीज में हुआ, उसको डॉलर में रखना चाहिए था, राइट। और डॉलर के बाद उस वक्त ड्रेजिंग का अगर फैसला कर लेते और लेन देन का मामला नहीं होता बीच में। देखिए, मैं तो अभी वहां से भी किताबें खोल रहा हूँ, मैंने आज कहा है कमेटी को वहां से शुरू करें, मुझे उससे पीछे जाना पड़ेगा, मैं उससे पीछे चला जाऊंगा, मैं नहीं रुकूंगा सर। बहरहाल ये सेक्रेटरी साहब वाली बात सर मुझसे हजम नहीं हो रही, कि उसकी रीज़न है कि आप भी समझते हैं, आपको बड़ा अरसा हो गया सर, मोर देन 10-15 ईयर्स आपने करीब से देखे पावर पॉलिटिक्स को, कि बगैर सेक्रेटरी साहब या मिनिस्ट्री की अप्रूवल के वो बोर्ड अकेले नहीं कर सकते, और मेंबर होते हैं बाकायदा मिनिस्ट्री के लोग, उसमें बैठते हैं बोर्ड के। आप उनकी वो मंगवा लेना, बोर्ड की वो जो है इंफॉर्मेशन है कि कौन कौन लोग उसमें शामिल हैं जिन्होंने अगर अप्रूवल दिया। आप समझते हैं कि मैं छोड़ दूंगा, मैं बाप दादा को भी पहुंचूंगा फिर करते। तो आपने इनसे कोई ब्रीफ मांगा है कि मुझे रिपोर्ट दें? सर मैंने मंडे को पहला मांगा है कि आप अपना ब्रीफ मुझे देते पता करके, राइट। मंडे के बाद एक आध हफ्ता 10 दिन और किस चीज के लिए मिल जाएगा, फिर मैं अपने दूंगा। देखिए, ये तो ऊपर अच्छा केस है, और इस पे अगर कोई कानून के हिस्से को भी सवाल किया गया है, उस पर भी सवाल होगा, उसको भी देखेंगे। तो मैं आपको बताऊं सर जी, काम सालों साल नहीं होना। मैंने उनको आज बताया कि जब आप फेडरल मिनिस्टर होते हैं आप पॉलिटिकल बॉस टेक्निकल बॉस नहीं होते। मैं अगर कमेटी का चेयरमैन हूँ, आई एम नॉट टू सी स्लाइड्स, टेक्निकल स्लाइड्स। मुझे तो धंधे की बात बताएं, चोरी रोक दी, इतना नफा हो गया, $1 मिलियन में बिक गई। जैसे पीएनएससी की, आज मैंने उनको बताया कि पीएनएससी की बिल्डिंग के साथ पीएनएससी का 6000 गज का प्लॉट है, वो ओवरलुकिंग द वाटर है, जो पानी के सामने नजर आता है, वो 7 स्टार होटल की जगह है। बायो नंबर ढूंढे उसका, $5 करोड़ आपको मिलेंगे उसकी। ये तो कराची के मुझे पाकिस्तान को रोकथाम करने के लिए आप नहीं रोक सकते। ये कराची के सहली इलाके और वहां पे ये इदारे जो है, लगता है ये तो सोने की कानें बनी हुई हैं सर कुछ लोगों के लिए। इससे पहले स्टील मिल का हमने सुना था, फिर इसी तरह केपीटी के भी बहुत सारे आते रहते हैं। अब आप पोर्ट कासिम का बता रहे हैं, हर दफा कोई ना कोई। और इसलिए कुछ यहाँ सियासी पार्टीज हैं अगर कराची के भी, वो ये पोर्ट एंड शिपिंग सबसे पहले लेती होते हैं कि भाई साहब बाकी छोड़े, इस्लामाबाद में हाउसिंग ये मिनिस्ट्री लेते हैं और वहाँ पे पोर्ट एंड शिपिंग लेते हैं। तो अब पता चल रहा है कि इसमें तो बड़ा माल है, बड़ा पैसा है, और माजी में भी हमने देखा जबरदस्त कारोबार है। आप भी ऐसा कोई काम करें ना जिसमें उधार में आप 5 अरब की उधार में ले लें और 50 अरब की चीज होगी। हम भी ऐसा कोई काम ढूंढ रहे सर, हमें तो भी नहीं मौका मिला है। आपको याद होगा एक पहले भी फेडरल मिनिस्टर थे कराची से, वो भी इसी मिनिस्ट्री को डील करते थे, बाद में वो भी यहाँ पाकिस्तान से अमेरिका चले गए, माशाल्लाह उन्होंने भी सुना है अपनी जिंदगी बदल दी थी। ये वजारतें तो लोगों की 7 नस्लें बदल देती हैं सर। बस सर इस बार मैं इस वजारत में लोगों की 7 नस्लें बदलूंगा, फिक्र ना करें। चलें सर जी, थैंक यू वेरी मच एंड विश यू गुड लक। आप इस अपने क्रूसेड में देखते हैं सर कितने कामयाब होते हैं। थैंक यू फैसल फॉर ज्वाइनिंग। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ मजीद स्टोरीज हैं वो डिस्कस करेंगे।
वेलकम बैक नाजरीन। एक और स्टोरी पे बात कर लेते हैं। नेपरा के आला अफसरान ने काबीना की मंजूरी के बगैर ना सिर्फ तनख्वाहों में इजाफा किया खुद बल्कि 3 गुना इजाफा कर लिया। इस हवाले से बात करते हैं। सुहेल भट्टी सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। भट्टी साहब, क्या कहानी है इसके पीछे? नेपरा के आला अफसरान जो है वो खुद ही अपनी तनख्वाहों में इजाफा करते हैं और काबीना की मंजूरी के बगैर 3 गुना इजाफा कर लेते हैं। क्या बैकग्राउंड क्या है इसका? जी, इसका बैकग्राउंड ये है कि पावर सेक्टर जो एक इंतहाई तबाही की सूरत हाल से दो चार है, रेगुलेटर की जिम्मेदारी थी, जिसके नतीजे में हमने देखा कि आईपीपी से जो माहिदे हुए उसका खमियाजा तो पूरी कौम भुगत रही है। लेकिन इसके साथ साथ ये अचानक ख्याल उस वक्त नेपरा हुकाम को उस वक्त आया जब उन्होंने उनके एक मेंबर लीगल अपॉइंट हुई और वहां पे ये बात मेरे गौर आई कि किस तरीके से तनख्वाहों में इजाफा हो सकता है। तो कुछ मुतलका जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट था उन्होंने वाज़ेह किया कि नेपरा के सेक्शन 8 के मुताबिक जितने भी चेयरमैन या मेंबरान हैं उनकी जो तनख्वाहें अलाउंसेज हैं उनको डिटरमिन करने का इख्तियार फेडरल गवर्नमेंट के पास है, यानी कि ये मामला वफाकी कबीना के पास आना था। और इन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड जब जानने की कोशिश की तो पता चला कि इनकी अपॉइंटमेंट MP1 स्केल के तहत हुई है, जिसकी मैक्सिमम तनख्वाह 10 लाख से ज्यादा हो ही नहीं सकती। MP1 स्केल जिसके अंदर गवर्नमेंट ने उसके अंदर कुछ 1 अक्टूबर 2023 को कुछ तरमीम करके उसकी मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट इंक्रीज की गई थी, जिसके मुताबिक बेसिक सैलरी 7,72,000, उसके साथ हाउस रेंट 2,05,900 रुपए, जबकि यूटिलिटीज की मद में 35,000 रुपए मिलते हैं। तो ये इससे ज्यादा उनको मिल ही नहीं सकता था। तो जब उन्होंने ये देखा कि हमारा MP1 स्केल के अंदर हमारी अपॉइंटमेंट हुई है और ये नोटिफाइड है, इससे ज्यादा तो फेडरल गवर्नमेंट किसी सूरत अप्रूव नहीं करेगी, तो लिहाजा यही है कि अथॉरिटी के पास खुद बड़ा इख्तियार है, ये कॉस्ट जुडिशियल बॉडी है, हम खुद कर सकते हैं। और उसके ऊपर नेपरा के अंदर जो लीगल डिपार्टमेंट था उन्होंने इसको मुख्तलिफ मीटिंग्स में अपोज भी किया, लेकिन चेयरमैन और कुछ मेंबरान का ये था कि हम हालात के मुताबिक हम कर सकते हैं। और अल्टीमेटली उन्होंने अपनी तनख्वाहों में इजाफा करते हुए कि उनकी तनख्वाह 10 लाख से ज्यादा हो ही नहीं सकती थी और नेपरा एक्ट की खुद ही उन्होंने अपने एक्ट की अपने कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए अपनी तनख्वाहों में उन्होंने तकरीबन जो मेंबर्स हैं उनकी तनख्वाह तकरीबन 30,43,000 रुपए हो गई। जो चेयरमैन है उनकी तनख्वाह 32 लाख रुपए तक चली गई है, जिसके अंदर उन्होंने अपना जो रेगुलेटरी अलाउंस था वो 6,30,000 रुपए ऐड कर लिया। इसी तरह एडहॉक अलाउंस 2021, 2022, 2023, 2024 उसमें ऐड करके तो उन्होंने अपनी तनख्वाहों में इजाफा कर लिया, खुद साख्ता इसको इजाफा आप कह सकते हैं, जिसके ऊपर अल्टीमेटली 12 फरवरी को मैंने ये क्वेश्चन भेजा, नेपरा हुकाम से जानने की कोशिश की तो किसी ने इस मामले के ऊपर जवाब नहीं दिया। पता ये चला कि चेयरमैन साहब और मेंबर लीगल का ये है कि इसके ऊपर मीडिया को कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। अल्टीमेटली ये मामला मीडिया ने इसको टेकअप किया और उसके बाद अब कैबिना डिवीजन ने भी इस पर नोटिस लिया है, जबकि हैरानकुन तौर के ऊपर कैबिना डिवीजन को इससे बहुत पहले एक्टिव होना चाहिए था। कैबिना डिवीजन ने इस बात की तस्दीक की है कि नेपरा ने अपने ही एक्ट की खिलाफ वर्जी की है। नेपरा के एक्ट के मुताबिक उनके पास ये सवाबदीद नहीं थी कि वो खुद से अपनी तनख्वाहों में इजाफा करते, ये इख्तियार फेडरल कैबिनेट के पास है। अब उन्होंने नेपरा से एक्सप्लेनेशन मांगी है, ताहम ज़राए का ये कहना है, वजारत कानून के हुकाम का कहना है कि नेपरा मेंबरान ने ये मिसकंडक्ट किया है और नेपरा एक्ट के मुताबिक मिसकंडक्ट के नतीजे में फेडरल गवर्नमेंट यानी कि फेडरल कैबिनेट चाहे तो चेयरमैन समेत तमाम मेंबरान को घर भी भेज सकती है एक रेफरेंस फाइल करते हुए। ताहम अब देखना ये होगा कि अच्छा एक ये यहाँ पे ये मामला है और रिसेंटली एक और मामला भी इसी अथॉरिटी के सामने है। प्राइवेट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड जो आईपीपी से केसेस को इनिशिएट करता है, उन्होंने भी नेपरा के पास एक दरखास्त की हुई है कि आज तक जितने आईपीपी लगे हैं पर मेगावाट $300 हमें पे किया जाए कि हमारा बहुत बड़ा कारनामा है। तो यही अथॉरिटी जिसने अपनी तनख्वाहों में इजाफा किया है वो प्राइवेट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड जो कि पावर डिवीजन के मातहत है, उनके हुकाम के लिए भी $300 फी मेगावाट। ये देखिए कि इस वक्त जो आईपीपी हैं वो तकरीबन 30,000 मेगावाट के लगभग हैं, तो वो भी इसके ऊपर क्लेम कर रहे हैं कि हमें भी $300 फी मेगावाट, हमने बहुत बड़ा एक तीर मारा है, हमने बहुत बड़ी कौमी फ्रीजर सर इंजाम दिया है, तो हमें ये अलाउंस मिलना चाहिए। तो ये आपस में एक खेल का सिलसिला जारी था जो इनका काम था। वो तो पावर सेक्टर के ऊपर बनी हुई टास्क फोर्स कर रही है जो आईपीपी के माहिदों को रिविजिट करके टैरिफ कम करवा रही है। मोहम्मद अली साहब खिदमत इंजाम दे रहा, सर ये काम रेगुलेटर का था, लेकिन ये अपनी मराद के अंदर मसरूफ हैं और आईपीपी। अच्छा ये बताइएगा सुहेल, ये बताइएगा, आपने हमेशा इस तरह की बड़ी स्टोरीज लेकर आते हैं सामने, कितने लोग इसके बेनिफिशियरी हैं, ये जो सैलरी रेज उन्होंने खुद को दिया है? इसके अंदर जी टोटल 5 लोग इसके बेनिफिशियरी हैं। इसमें चेयरमैन नेपरा हैं और उसके साथ 4 मेंबर्स हैं, तो ये सब लोग इसके जी बेनिफिशियरी हैं। ये चेयरमैन नेपरा जो है ये फुल टाइम चेयरमैन है, ये एक्टिंग चार्ज है इनके पास?
ये फुल टाइम चेयरमैन है अपने जी। ओके, अच्छा चलें, ये तो इन 5 लोगों ने किया, अपनी तनख्वाहें खुद बढ़ा लें। ये बताएं कि ये तो एक कल्चर है पाकिस्तान में, कोई इस पे कोई हमें कोई हैरान होना चाहिए। पिछले दिनों में हमने देखा है, ये मतलब इसने पार्लियामेंट ने, मेरा ख्याल इसी पिछले हफ्ते ही यहाँ पे कोई ये 340 एमएनएज हैं, 100 सेनेटर्स हैं, 450 लोगों ने, उन्होंने खुद बैठ कर उन्होंने भी अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली हैं सर। तो इसमें कौन सी हैरानी की बात है? उन्होंने ये वोट के जरिए बढ़ा लिए, इन्होंने कंसेंसस के जरिए अपनी मीटिंग बुला ली। तो इट्स अ फ्री फॉर ऑल सर, इट्स अ फ्री कंट्री। ये जिसका जब दिल चाहे, अगर पार्लियामेंटेरियन लॉ मेकर अपनी तनख्वाह बढ़ा सकते हैं कि मेरी तनख्वाह कितनी होनी चाहिए, वो खुद डिटरमिन करें, तो ये पेमरा, ये सारी ये नेपरा वाले क्यों नहीं कर सकते? इन पर हम क्यों एतराज़ कर रहे हैं सर? कसर आपकी बात ठीक है, बहसी गंगा में सब हाथ धो लेते हैं, वो ठीक है, लेकिन अगर इस मुल्क में चलना है कि जिस किसी कानून के तहत, फिर तो फिर जंगल कानून नाफिज करना पड़ेगा सबको, कि जो ताकतवर है, जो चीज जो ख्वाहिश है वो कर ले। वो ताकतवारी थे ना भाईजान, वो ताकतवारी थे ना। इन्होंने तो चलो 5 लोग हैं ना, वहां तो 450 बंदा है, और इस मुल्क का फिर कहते हैं टैक्स नहीं देते, उनकी जान से, चीज़ों से। अच्छा, सिर्फ 5.5 लाख रुपए तनख्वाह नहीं है, वो ज़रूर दें, मिलनी चाहिए, बल्कि 50 दें। साथ में उनके अलाउंसेज, एक इजलास के अलाउंसेज अलहदा लेते हैं, कमेटी के इजलास में जाएँ वो अलहदा लेते हैं, ट्रैवल इनको फ्री है, इंटरनेशनल ट्रैवल इनको फ्री है, मेडिकल फैसिलिटीज़ इनको फ्री हैं, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इनके और इनकी फैमिली के पास, इनके पास, सबके पास हैं। दुनिया के पता नहीं 100-150 मुल्कों में जिनके साथ हमारे सफारती अच्छे कोई MOUs हैं, वहाँ पर इनको फ्री एंट्री है। उसके बावजूद अगर वो फील करते हैं, अच्छा फिर इसके बाद अरबों रुपए के वो अल्हम्दुलिल्लाह डेवलपमेंट बजट भी मिलता है, जो बकौल शायद खान अब्बासी साहब के साथ तो नहीं है, तो कुछ अच्छे ईमानदार ही होंगे, वो कहते 30% कमीशन खाते हैं। तो भाईजान अगर वहाँ इतना बड़ा काम हो गया, पार्लियामेंट में कौम ने डिजेस्ट कर लिया है, हाजमा हमारा इतना बड़ा है, तो भट्टी साहब आपने बेचारे 5 लोगों के खिलाफ इतनी बड़ी खबर दे दी है कि तनख्वाहें बढ़ा ली, कोई बात बनी नहीं है सर। ये बात तो आपके मुताबिक वो ज़ाहिर अफरात से ज़्यादा महंगाई हुई है, सबका दिल चाहता है कि महंगाई के तनख्वाहों में इजाफे से कवर हो, लेकिन यहाँ पे नेपरा जो खुद एक कौसी जुडिशल बॉडी है, नेपरा एक्ट को उन्होंने फॉलो करना है। अब अरकान पार्लियामेंट है, वो तो कहते हैं हमारे हाथ लंबे, हम खुद कानून साज हैं, अपने रूल खुद बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं। ये भी लिखा है, मैं आपकी बात को, सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कोई ऐसा कानून नहीं बन सकता जिसके बेनिफिशियरी वही बनाने वाले हों। देयर इज ए प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, में याद पड़ता है पहले एक दफ़ा सेनेट में मसला आया था, तो ये प्रोविजन थी कि जनाब के वो कानून जो इंडिविजुअल्स को खुद फ़ायदा दे रहा हो, तो वो कानून आप उसको नहीं बना सकते। लेकिन वही आप वाली बात, उनके पास तो पावर्स हैं, उन्होंने बना लिए। अच्छा सर, आपने साथ में एक और बात की जो इससे बड़ा ये कौम को बताने वाला है। आप ये कह रहे हैं कि जिन्होंने इस मुल्क में सरप्लस बिजली पैदा की है, वो साहबान कह रहे हैं कि हमें $300 इनाम दिया जाए पर मेगावाट, पर मंथ मांग रहे हैं सर। ये नहीं, 1 टाइम मांग रहे हैं जी, 300 मेगावाट, $300 अगेंस्ट हाउ मच मेगावाट सर? ये सब जो IPPs हैं वो 30,000 मेगावाट हैं। ओके, ये वही तो नहीं है कि इस मुल्क की जो कैपेसिटी थी पूरी, जो हमें ज़रूरत है वो 25-26 हज़ार मेगावाट की है, और हमारे पास जो इस वक्त कैपेसिटी है सरप्लस, वो तकरीबन टोटल बनती है 41,000 की। सो बाकी जो 17-18 हज़ार जो है वो सरप्लस है, जिसकी हम पेमेंट कर रहे हैं इन द नेम ऑफ कैपेसिटी चार्जेस। वो बनाए, हम खरीदे ना खरीदे उनसे बिजली, जो कि नहीं खरीद के यूज़ कर रहे, तो पैसे दे रहे हैं। तो इसी चीज़ का इनाम लेना चाहते हैं कि मुल्क के इन्होंने भट्ठा बिठा दिया है, और मतलब 17-18 हज़ार इस वक्त मेगावाट सरप्लस पैदा करके ये उसके पैसे मांग रहे हैं। जी बिल्कुल, वो इसको अपना क्रेडिट समझते हैं, वो इसको अपना क्रेडिट समझते हैं कि हमारा ये क्रेडिट है कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर हमने बिजली के कारखाने लगवाए। और नेपरा जो उन्होंने अपनी तनख्वाह बढ़ाई है, वो ये समझते हैं कि हमने इनके टैरिफ मंजूर किए, इनके मुआहदों के ऊपर हमने स्टैंप लगाई, लेकिन कोई ये बात करने को तैयार नहीं है कि हम इसके जवाब दे भी हैं कि हमने IPP से जो मुआहदों के ऊपर गलत टैरिफ मुकर्रर किया, जिसके नतीजे में कौमी खजाने से अरबों रुपए इजाफी अदा हुए। अब टास्क फोर्स ने जाके पकड़ा कि उनके टैरिफ गलत थे, उनके मुआहदों के दोबारा रिविजिट करके नए मुआहदे किए गए। तो वो रेगुलेटर जिसको नाहली के ऊपर चार्जशीट होनी चाहिए थी, वो उसको अपना क्रेडिट ले रहे हैं, वो अपनी तनख्वाह में इजाफा कर रहे हैं। डिस्कोस का मामला है कि इलेक्ट्रिक का मामला है, वहां पर भी कई मरतबा उनके गलत टैरिफ डिटरमिन हुआ है, जिसका खमियाजा आम आदमी भुगतता है। वो तो जो मोहम्मद अली साहब करने वाला नहीं है, वो जो मोहम्मद अली साहब की इस पे एनर्जी पे रिपोर्ट है, उसमें तो सारा कच्चा चट्टा खोला गया है कि जनाब जो यहाँ पे IPPs लगे हैं, इसके बाद आपके सोलर प्लांट्स लगे हैं, जिस तरह के फ्रंट मैनों को यूज करके वो लगाए गए हैं, और महंगे उन्होंने टैरिफ दिए गए हैं। मतलब उसमें तो सारी डिटेल्स बताई। इन पे तो केसेस होने चाहिए थे। ये जो भाई साहबान आजकल पैसे मांग रहे हैं, तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, रेट इन्होंने जो दिए हैं, जो झूठ, ये मैं और आप नहीं कह रहे, मोहम्मद अली साहब जो अभी भी इनके मुशीर हैं,
इनके शहबाज शरीफ साहब के, उन्होंने तो बड़ी डिटेल से बताया कि इनको लगाने में किस तरह की करप्शन हुई और कैसे इस मुल्क और कौम के साथ जुल्म किया गया है और लोगों को लूटा गया है और अभी तक लोग लूट रहे हैं, उनकी चीखें निकल रही हैं और ये तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं और $300 पर मेगावाट पैसे मांग रहे हैं। यार कमाल है इनका, वैसा अखलाक की जुर्रत को मैं दाद देता हूँ इनकी। जी बिल्कुल दुरुस्त आपने निशानदही की। और इनके जिनकी जो अपने तनख्वाहों में इजाफा किए बैठे हैं, ये 300 मेगावाट मांग रहे हैं, इन्होंने उन मुआवजों को वैलिडेट किया, $300 पर मेगावाट इनाम मांग रहे हैं, जरा करेक्ट। जी बिल्कुल इनाम मांग रहे हैं और इन्होंने वैलिडेट किया इन मुआहिदों को, जिसके नतीजे में वो इम्प्लीमेंट हुए। तो सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर बनती थी, जो इनका रेगुलेटर का काम था वो काम तो कर नहीं सके, लेकिन वो ये समझते हैं कि अब आप अपनी तनख्वाहों में इजाफा करके अपनी बहुत कुछ कर सकते हैं। बट इस लास्ट इसकी वजह ये तो नहीं है कि जिन लोगों को इन्होंने फायदे दिए हैं, जिनको सरप्लस बिजली पे इन्होंने लगवा के दिया, क्योंकि मोस्टली आईपीपीज जो हैं उसमें बहुत सारे पॉलिटिकल हुक्मरान भी शामिल हैं, अपोजिशन वाले भी हैं, पॉलिटिशियन के बहुत सारे, ब्यूरोक्रेसी का उसमें शेयर है, हिस्सा है, तो उन्होंने इनको बेनिफिट किया है सर, रूलिंग एलीट को, हुक्मरानों को। लिहाजा हुक्मरानों को तो कोई एतराज़ नहीं होगा कि भाई साहब ठीक है आपने हमारी ये फेवर की, उसके बदले आपको हम इनाम भी देते हैं, तनख्वाह भी बढ़वा लें। अगर ये इनाम वो दे सकते थे, इस इनाम देने के लिए फिर उनको कानून का ज़ाब्ता फॉलो करना पड़ना था, जिसके लिए ये मामला लैंड करना था वफाकी कबीना के पास। अब मामला चूंकि कबीना के पास गया नहीं, आज खुद उन्होंने खुद से अपनी तनख्वाहों में इजाफा किया, तो जिसकी वजह से ये कंट्रोवर्सी डेवलप हुई है। और अब सेक्रेटरी कबीना डिवीजन ने इस बात की तस्दीक की है कि उन्होंने इस मामले का नोटिस लेकर नेपरा से एक्सप्लेनेशन की है और ये नेपरा ने अपने ही कानून की खिलाफ वर्जी की है, तो इसके मामले को इसके कानून की इसके पर फर्दर कार्रवाई होगी। तो वहाँ लास्टली ये कैबिनेट में तो सारे वही लोग बैठे हैं, मिनिस्टर बैठे हैं जो वहाँ पे पार्लियामेंट में जिन्होंने तनख्वाहें जो हैं बढ़वाने की सपोर्ट भी की है, हिमायत भी की है। 440 लोगों की तनख्वाहें बढ़ने पे उनको एतराज़ नहीं है, तो उनको 5 लोगों पे क्यों एतराज़ है सर? आने फेयर नोट अगर बात करें सर, उनको एतराज तो नहीं होगा, लेकिन एक अल्टीमेटली एक अथॉरिटी उन्हें डिटरमिन करने, अगर ये नहीं करेंगे तो जो 100 से ज्यादा हमारी पब्लिक सेक्टर कंपनीज और इदारे हैं, तो फिर सब ने ये तनख्वाहों में बढ़ाने का इजाफा बढ़ाने का सिलसिला शुरू कर दिया, तो मेरे ख्याल में फिर आवाम बाहर सड़कों पर होंगे और उनसे अल्टीमेटली इम्पैक्ट तो पास उन्होंने उनके पास उनके लाइसेंस के फीस के जरिए से और रेगुलेटरी फीस के जरिए। आवाम आदी हो चुकी है सर जी, आवाम आदी हो चुकी है इस बात की, इन रेज़र्स की तनख्वाहों जी भट्टी साहब थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि नेपरा के आला अफसरान ने ख्लासा साहब अपनी जो है काबीना की मंजूरी के बगैर जो है वो अपनी तनख्वाहों में खुद इजाफा कर लिया है, 3 गुना ये इजाफा है, और कोई रेगुलेटरी अलाउंस है वो भी उन्होंने मंजूर कर लिया है और अब काबीना डिवीजन ने जो है वो उनको उसका नोटिस ले लिया है। मुझे समझ नहीं आ रही कैबिनेट डिवीजन ने नोटिस क्यों लिया है? मतलब जब आपने पावर्स दी हुई हैं, उनके पास कोई उन्होंने बैठ के अपने कानून के तहत कर ली हैं, 5 लोग हैं, अभी भट्टी साहब ने भी उनका कच्चा चट्टा खोला है, वो अपनी जगह पे। मैं और चीज़ पे हैरान हो रहा हूँ कि इस फ्री फॉर ऑल इस मुल्क के लिए जिसका जो दिल चाहे बिल एक मतलब कागज़ का टुकड़ा लेकर और अपनी तनख्वाह बढ़वा लाई, विश के आपको हम सबको भी ये मतलब अयाशी होती कि हम अपनी मर्जी का लिख के अपनी तनख्वाहें बढ़वा लेते भाई साहब का। यार मतलब देखे कैसी अन्नी मची हुई है, जिसका जो दिल चाह रहे पार्लियामेंट में देखे उनको, उन्होंने अपनी मर्जी की तनख्वाहें बढ़वा ली, इनको लगा इन्होंने बढ़वा ली, और लोगों का पैसा है, टैक्स है, बिजली के बिल है, पैसा नहीं है, और इनकी अयाशियां देखें, इनके बाज़े देखें, फिर नाराज होकर कहते हैं मुल्क डूब भी रहा है। अच्छा अपोजिशन वाले इस काम में इकट्ठे हैं, वो पीटीआई इस काम ये नेक काम में इनके साथ है, उसने कोई बिल शिल पे वो नहीं किया, उन्होंने कहा बिल्कुल ये तनख्वाहें बढ़नी चाहिए। वैसे सेनेट और असेंबली में जो है वो हंगामा रहा है, चलने नहीं दिया पूरा साल, मुफ्त की तनख्वाह ले रहे हैं सारे, बिल्कुल मनी हूं। इसी नोट पे जो है वो आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।